नमस्कार दोस्तों, मैं सरविन जांगिड़। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम ग्राम सेवक 2016 में जो मैथ के प्रश्न पूछे गए थे उनको सॉल्व करेंगे। शॉर्ट ट्रिक व बेसिक दोनों मेथड से हम उन प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, पहला प्रश्न है सिंप्लीफिकेशन से, सरलीकरण से। इससे दो प्रश्न पूछे गए थे। तो इसमें दे रखा है कि यदि 102 का स्क्वायर 10,404 है तो इसका आपको योग निकालना है। दोस्तों, आपको दे रखा कि 102 का स्क्वायर है 10,400, ये आपको ऑलरेडी दे रखा है। तो आपको 104.04, 1.0404 इनका क्या स्क्वायर रूट निकालना है, वर्गमूल, उसके बाद में इनको जोड़ना है। तो इसको हम कैसे सोल्व करेंगे दोस्तों? हमें ऑलरेडी दे रखा है कि ये क्या है, 102 का स्क्वायर दे रखा है। तो हमें पता है कि देखो सबसे पहले क्या करना है, यहां पर लिखो 102, स्क्वायर रूट निकालना है यानी वर्गमूल। तो देखो दशमलव के बाद में कितने अंक हैं, 2। तो जब स्क्वायर रूट निकालते हैं तो आधे हो जाएंगे, 2 का आधा 1, यानी 1 अंक छोड़कर दशमलव लगा देंगे, प्लस यहां पर 102। दशमलव के बाद में कितने अंक हैं, 4, 4 का आधा 2, यानी 2 अंक छोड़कर दशमलव लगा देंगे, यहां पर 102। दशमलव के बाद में कितने अंक हैं, 2, 4, 6, 6 का आधा 3, तो यहां से 3 अंक छोड़कर दशमलव लगा देंगे। अब क्या करना है, इन तीनों का योग करना है, जोड़ना है। दो दशमलव संख्याओं को कैसे जोड़ेंगे दोस्तों? इसकी शॉर्ट ट्रिक ये है, देखो यहां पर दशमलव संख्या के बाद में कितने अंक है, 1, यहां पर दशमलव संख्या के बाद में कितने अंक है, 2, यहां पर दशमलव संख्या के बाद में कितने अंक है, 3। तो मैक्सिमम कितना है, 3। तो दोस्तों अगर दशमलव के बाद में मैक्सिमम 3 है, 4 है, जो भी है वो आप काउंट कर लो। तो यहां पर कितना है, 3। तो क्या करेंगे, 3 अंक है तो प्रत्येक में 3-3 अंक बनाएंगे। यहाँ पर दशमलव बाद में 3 अंक है तो यहाँ पर 3 बनाओ, 1, 2, फिर 0 लगा दो तीसरा। यहाँ पर कितना 1 अंक है तो 2 0 लगा दो। दशमलव बाद में क्या हो गए, सेम अंक हो गए। तो यहाँ से क्या बन गया, 200, यहाँ से क्या बन गया 20, यहाँ क्या बन गया 102। 200 में 102 जोड़ोगे तो हो जाएगा 302, इसमें 20 जोड़ोगे तो हो जाएगा 322। दोस्तों जैसे बताया वैसे करना है इनको। और अगर आप इसको दूसरे तरीके से कर सकते हो सिंपली, तो आप वैसे भी कर सकते हो। मैंने शॉर्ट ट्रिक बताई है कि दशमलव संख्याओं को कैसे जोड़ते हैं। सेम अंक करना आपको। इससे जो अगला प्रश्न आएगा वो भी सेम ऐसा ही, वो उसमें आपको और समझ में आ जाएगा। अब ये होगा दशमलव के बाद में। अब देखो यहाँ पर क्या है 10, यहाँ पर क्या है 11, और यहाँ पर कुछ नहीं है तो हो जाएगा 11.322। ये इसका आंसर हो गया। अगला प्रश्न भी दोस्तों सिंप्लीफिकेशन पर आधारित है। यहाँ पर आपको दे देगा 0.1 का स्क्वायर माइनस 0.01 का स्क्वायर अपॉन में है 0.001 इंटू 0.01 प्लस 1 का वर्गमूल ज्ञात करें। वर्गमूल यानी इस पूरे का आपको स्क्वायर रूट निकालना है। सबसे पहले इसको सोल्व करेंगे, फिर इसमें +1 ऐड करेंगे, फिर स्क्वायर रूट यानी वर्गमूल। तो सबसे पहले क्या करेंगे दोस्तों, 0.1 का स्क्वायर करेंगे। दोस्तों संख्याओं का स्क्वायर कैसे निकालते हैं और स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं, इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखा है। अगर आपने अब तक वो वीडियो नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, वहां से आप देख सकते हैं। तो 0.1 का स्क्वायर क्या होगा दोस्तों, 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1। अब देखो दशमलव बाद में कितने अंक है, 1। जब दोस्तों वर्ग करते हैं तब तो दशमलव बाद में अंक वो डबल हो जाएंगे, और जब वर्गमूल करते हैं तब आधे हो जाएंगे। यहाँ पर एक दशमलव बाद में 1 अंक है तो 1 का डबल हो जाएगा 2, तो दशमलव बाद में 2 अंक आएंगे। कब आएंगे, जब स्क्वायर करेंगे तब। माइनस 1 का स्क्वायर 1, दशमलव बाद में कितने अंक, 2, 2 का हो जाएगा 4, तो 1, 2, 3, 4, यानी दशमलव बाद में 4 अंक होने चाहिए। अपॉन अब 1 को गुणा करेंगे 1 से तो क्या आ जाएगा 1। अब यहाँ पर दशमलव बाद में कितने अंक है, 3, यहाँ पर 1। तो जब गुणा में होते हैं तब ये जुड़ जाते हैं, तो टोटल 4 अंक छोड़कर दशमलव आएगा 0.000। अब दशमलव बाद में 4 अंक हो गए। दोस्तों आपको सीखना पड़ेगा कि दशमलव संख्याओं को गुणा कैसे करते हैं, भाग कैसे करते हैं, जोड़ते कैसे हैं, घटाते कैसे हैं। इनके ऊपर मैंने वीडियो बना रखा है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप इनको चेक कर सकते हैं। +1 इसका क्या निकालना है, वर्गमूल। अब इसको सोल्व कैसे करेंगे दोस्तों, 0.01 में माइनस करना है 0.001। कैसे करोगे, तो दोस्तों मेरे वाली ट्रिक याद रखना। दशमलव बाद में कितने अंक है, 2, दशमलव बाद में कितने अंक है, 4। तो सबसे बड़ा अंक क्या है, 4। तो क्या करेंगे, यहां पर 4 अंक बना लेंगे। तो यहां पर 4 अंक बनाने के लिए क्या करेंगे, इसमें 2 0 और ऐड कर देंगे। तो यहां पर ऑलरेडी 4 है, अब क्या हो गया, सेम अंक हो गए। तो देखो यहां पर क्या है, 100 बन गया।
ध्यान से समझना दोस्तों, ये क्या बन गया, ये बन गया 100 माइनस ये यहां पर क्या है 1, तो कितना आ जाएगा 99। यानी यहां से क्या है दोस्तों 99 आ गया, तो मैं यहां पर लिख देता हूं 99। अब देखो दोस्तों यहां पर दशमलव बाद में कितने अंक, 4। हमने 4 अंक लिए थे, तो यहां पर 4 अंक होने चाहिए दशमलव के। क्या किया दोस्तों हमने दशमलव बाद में अंकों को समान किया, फिर सिंपल तरीके से जैसे हम घटाते हैं वैसे इसको माइनस कर देंगे। उसके बाद में क्या है, दशमलव बाद में 4 अंक है तो 4 अंक लगा देंगे, ये 4 अंक छोड़कर दशमलव लगा देंगे। अपॉन में क्या है 0.0001 प्लस 1। अब इसको सोल्व कर लेंगे। अब देखो ऊपर भी दशमलव बाद में 4 अंक है, नीचे भी क्या है 4, तो ये कैंसिल हो जाएगा। अब इसके बाद में इसको सोल्व कर लेंगे। 99 में भाग देंगे 1 का, तो कितना आएगा 99 आएगा 99, इसमें 1 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 100, और 100 का स्क्वायर रूट कितना होता है 10। ये इसका आंसर। अगला प्रश्न है दोस्तों अनुपात से। एक मिश्र धातु में जस्ता, तांबा और सीसा, आपको 3 चीजें दे रखी इसमें, जस्ता, तांबा और सीसा, 2:3:1, यानी तीनों इस रेशियो में हैं। दूसरी मिश्र धातु में जस्ता, तांबा और सीसा 5:4:3 के अनुपात में है। दोस्तों आपको 2 मिश्र धातु दे रखे हैं। मिश्र धातु का मतलब होता है कि ऐसी धातु जिसमें 2 या 2 से अधिक धातु शामिल हो। तो इसमें 3 धातु शामिल है, जस्ता, तांबा और सीसा। तो पहली वाली का रेशियो है 2:3:1, दूसरी वाली का रेशियो है 5:4:3। दोनों मिश्र धातुओं को समान मात्रा में मिलाकर, इन दोनों मिश्र धातुओं को समान मात्रा में मिलाकर तीसरी मिश्र धातु बनाई जाती है। इन दोनों को मिलाकर तीसरी बना देते हैं। तो तीसरी मिश्र धातु में सीसा, तांबा और जस्ता का अनुपात क्या होगा। तो दोस्तों क्या करना है, जैसा आपको दे रखा है वैसा आपको लिखना है। देखो जस्ता, तांबा और सीसा। तो पहली मिश्र धातु में क्या है 2:3:1, दूसरी में क्या है 5:4:3। अब देखो क्या दे रखा है, दोनों मिश्र धातुओं को समान मात्रा में। समान मात्रा का मतलब क्या है कि इनका योग समान होना चाहिए, यानी समान मात्रा होनी चाहिए। तो देखो पहले वाली क्या है 2:3:1, तो इसका योग कितना हो जाएगा 6, इसका योग कितना हो जाएगा 12। तो ये समान मात्रा बनानी है, ये समान बनी नहीं, यहां पर तो 6 आ रहा है, यहां पर क्या आ रहा है 12। तो इसको समान बनाने के लिए क्या करेंगे, इसको 2 से गुणा कर देंगे। आपको ऐसी संख्या से गुणा करना है ताकि समान हो जाए। तो इसको 2 से जब गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा 6 दूनी 12। अब क्या होगी समान हो गई। जब इसको 2 से गुणा करेंगे तो इनको भी 2 से गुणा करना पड़ेगा। तो 2 गुणा 2 कितना हो जाएगा, तो यहां पर आ जाएगा दोस्तों 4। 3 गुणा 2 कितना हो जाएगा 6, और जब 1 को गुणा करें 2 से तो 2। अब दोस्तों ये रेशियो बन गया। अब क्या है देखो इन दोनों को जोड़ देंगे, पहली मिश्र धातु और दूसरी मिश्र धातु को मिला देंगे। तो 4 और 5 कितना हो जाएगा 9, 6 और 4 10 और 2 और 3 5। तो जस्ता, तांबा, सीसा, इसका अनुपात कितना होगा 9:10:5। लेकिन दोस्तों हमसे पूछा क्या है, हमसे पूछा है सीसा, तांबा, जस्ता। तो शीशे का कितना है 5, तांबे का कितना है 10 और जस्ते का कितना है 9। तो ये इसका आंसर हो गया। अगला प्रश्न है दोस्तों आयु के ऊपर आधारित। 4 वर्ष पहले ए और बी की आयु का अनुपात 2:3 था। दोस्तों ध्यान से समझना, 4 वर्ष पहले, देखो ये तो है वर्तमान, ध्यान से समझना ये है वर्तमान, और ये बात कर रहा है 4 वर्ष पहले, यानी यहां से 4 वर्ष पहले की बात कर रहा है। तो ए और बी का अनुपात था 2:3, तथा 4 वर्ष बाद, किसके 4 वर्ष बाद की बात कर रहा है वर्तमान की, यानी यहां से 4 वर्ष बाद में इनका अनुपात होता 5:7। तो 2 वर्ष बाद में, किसके 2 वर्ष बाद, वर्तमान के 2 वर्ष के बाद दोनों की आयु ज्ञात करें। तो दोस्तों अनुपात को कैसे सोल्व करते हैं, मैंने इसके ऊपर वीडियो भी बना रखा है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से आप देख सकते हैं कि रेशियो से संबंधित प्रश्नों को कैसे सोल्व करते हैं। तो देखिए यहां पर क्या है 2, यहां पर क्या है 3, तो इसको 2 अक्ष मान लेंगे, यानी ए की आयु थी 2 अक्ष प्लस, देखो 4 वर्ष तो ये हो गया, 4 वर्ष ये हो गया, यानी कितना हो गया 8 हो गया। तो पहले अगर ये 2 अक्ष वर्ष का था तो अब इसमें 8 और जोड़ देंगे, अब कितने का हो जाएगा 2 अक्ष प्लस 8 वर्ष। ये पहले 3 अक्ष का था, अब इसमें भी क्या जोड़ देंगे 8 वर्ष जोड़ देंगे, और इनका अनुपात कितना हो गया 5/7, यानी 5:7। पहले इनकी आयु इस अनुपात में थी, अब कितने 5:7 में है।
अब क्या करना है दोस्तों, इसको बस सिंपली सोल्व करना है और x की वैल्यू निकालनी है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, 7 दूनी 14x हो जाएगा और 8 गुना 7 हो जाएगा 56। इधर हो जाएगा 15x प्लस 40। पक्षांतरण करेंगे तो इधर आ जाएगा 14x, इधर आएगा तो इसमें माइनस करेंगे तो x बचेगा, इधर बचेगा 16। तो x बराबर हो गया 16 है। x बराबर 16 होगा तो यहाँ पर इसकी वैल्यू रख देंगे। यहाँ पर हमने x माना था तो 16 गुना 2 हो जाएगा 32 वर्ष और 16 गुना 3 हो जाएगा 48 वर्ष। यानी कि 4 वर्ष पहले इनकी आयु क्या थी, 32 वर्ष और 48 वर्ष। ये पूछ रहा है कि 2 वर्ष बाद, 2 वर्ष बाद किसके, वर्तमान के 2 वर्ष बाद, यानी यहाँ की पूछ रहा है। तो देखो 4 तो ये हो गया और 2 ये हो गया, कितने का अंतर हो गया, 6 का। तो 4 वर्ष पहले अगर 32 का था तो 6 वर्ष बाद कितना हो जाएगा, 32 से 6 38। दोस्तों थोड़ा आपको वैसे कंफ्यूजिंग लग रहा होगा कि 4 वर्ष 6 वर्ष, लेकिन आप इसको ध्यान से समझोगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा क्या पूछ रहा है। ये जो भी आपको डेटा देता है ये वर्तमान के हिसाब से देता है। तो इसमें 4 वर्ष तो ये हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे, 6 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 38, 48 में 6 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 5454। अगला प्रश्न है परसेंटेज से। एक स्कूल में छात्रों की संख्या में हर एकांतर वर्ष में क्रमशः 10% की वृद्धि और कमी होती है। यानी दोस्तों एक स्कूल में छात्रों की संख्या में एकांतर वर्ष यानी एक वर्ष छोड़कर, तो एक वर्ष तो क्या होती है 10% की वृद्धि होती है, अगले वर्ष क्या होती है कमी, फिर 10% की वृद्धि फिर कमी, यानी एकांतर वर्ष में चलता रहता है। वर्ष 2000 में वृद्धि हुई, यानी कहां से शुरुआत कर रहा है 2000 से। तो सबसे पहले 2000 में क्या हुई वृद्धि, फिर अगले वर्ष कमी होगी, फिर क्या होगी वृद्धि होगी। तो वर्ष 2003 में वर्ष 2000 की तुलना में कितने प्रतिशत की वृद्धि और कमी हुई। यानी वर्ष 2000 में स्कूल में छात्रों की कोई संख्या थी, कितनी थी हमें नहीं दे रखा। फिर ये पूछ रहा है कि 2003 में जो संख्या थी, 2003 में वर्ष 2000 की तुलना में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। तो 2003 में इसकी तुलना में कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी हुई। तो इसको हम बेसिक और शॉर्ट ट्रिक दोनों से सोल्व करेंगे। सबसे पहले हम शॉर्टकट इसका देखते हैं। देखो दोस्तों आपको दे रखा है 10% की वृद्धि और कमी। तो परसेंटेज को कैसे सोल्व करते हैं इसके ऊपर दोस्तों मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखा है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, तो वहां से आप देख सकते हैं अगर आपने अब तक नहीं देखा है। 10% का मतलब होता है 1/10। क्या होता है 1/10। तो माना उसका मान पहले कितना था 10 था, उसमें क्या हुई 1 की वृद्धि। देखो पहले क्या होती है वृद्धि, फिर क्या होती है कमी। 2000 में वृद्धि हुई तो सबसे पहले क्या होगी वृद्धि होगी, फिर अगले वर्ष क्या होगी कमी होगी। तो पहले इसका मान 10 था, फिर 1 कम कर देंगे, फिर क्या होना हो जाएगा 9, फिर अगले वर्ष क्या होगी वृद्धि होगी। हमें 3 ही वर्ष निकालने हैं 2000 और 2003। तो 2000 से 2001 ये एक वर्ष होगा, फिर 2001 से 2002 ये दूसरा वर्ष होगा, 2002 से 2003 ये होगा तीसरा वर्ष। हमें सिर्फ इसी के बीच में पूछ रखा है 2000 व 2003 के बीच में। तो एक बार प्लस और एक बार वृद्धि, तो इनको गुणा करेंगे तो हो जाएगा 1000 और इनको गुणा करेंगे तो आ जाएगा 1089। तो 2000 में तो इसके छात्रों की संख्या थी 1000 और 2003 में होगी 1089। तो इसमें कितने की वृद्धि हुई 89 की। वृद्धि किसके ऊपर हुई 1000 के ऊपर। और जब प्रतिशत में निकालते हैं तो 100 से गुणा करते हैं, 2 0 से 2 0 कैंसिल, भाग देंगे तो आ जाएगा 8.9%। यानी कि इसमें 8.9% की वृद्धि हुई। यह था इसका शॉर्ट ट्रिक। शॉर्ट ट्रिक से आप इसको परसेंटेज को फ्रैक्शन में बदलकर आप ऐसे प्रश्नों को सोल्व कर सकते हैं, चाहे वो परसेंटेज टॉपिक हो, चाहे वो प्रॉफिट एंड लॉस हो, चाहे वो CI SI हो। आप इस प्रकार से फ्रैक्शन में बदलकर अंश व हर में बदलकर सोल्व कर सकते हैं। अगर आपको ये पैटर्न आता है फ्रैक्शन मेथड तो आप इसको इजीली कर सकते हैं। ये शॉर्ट ट्रिक मेथड था दोस्तों। अब इसको हम बेसिक से सोल्व करते हैं। ये क्या कहना चाह रहा है, ये कह रहा है कि 2000 में छात्रों की कोई संख्या थी, कितनी थी हमें नहीं पता, माना 2000 में छात्रों की संख्या थी 100। दोस्तों हम इसको मान लेते हैं 100 यूनिट। फिर सबसे पहले क्या होती है 2000 में वृद्धि होती है, कितने की वृद्धि 10% की। तो यहां पर सबसे पहले 10% की वृद्धि होगी तो 110/100। अगले वर्ष कमी होगी तो 90/100। अगले वर्ष 10% की वृद्धि होगी तो 110/100। अब इसको सोल्व कर लेंगे। जब आप इसको सोल्व करोगे दोस्तों तो वैल्यू सेम ही आएगी इसकी, 2 0 से 2 0 और 2 0 से ये वाले 2 0, यहाँ से 1 0। तो यहाँ पर हो जाएगा 1089/10 तो हो जाएगा 108.9। यहाँ पर इसकी वैल्यू कितनी थी 100 यूनिट, यहाँ पर कितनी आ गई 108.9। तो सेम वही तरीका है। तो अब कितने की वृद्धि हुई 8.9 की वृद्धि हुई, किसके ऊपर हुई 100 के ऊपर। और
और जब परसेंटेज में बदलते हैं तो 100 से गुणा करते हैं, तो 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 8.9 की वर्दी। ये इसका आंसर हो गया। अगला प्रश्न है लाभ और हानि से। दो वस्तुएं समान विक्रय मूल्य पर बेची गई, यानी यहां पर क्या दे रखा है कि उनका विक्रय मूल्य सेलिंग प्राइस क्या है, समान है। एक वस्तु पर 10% का लाभ, दूसरी पर 10% की हानि हुई। दो वस्तुएं बेची जिनका विक्रय मूल्य क्या है, समान है। एक पर 10% का लाभ हुआ, एक पर 10% की हानि। उनके क्रय मूल्यों में अंतर किस संख्या का गुणांक होगा, यानी इनके जो क्रय मूल्य हैं उनका अंतर किस संख्या के गुणांक में होगा। तो दोस्तों यहां पर दे रखा 10% का लाभ, यानी 10% का मतलब होता है 1/10। तो लाभ हो रहा है, इसका मतलब नीचे वाला क्या होता है, क्रय मूल्य, नीचे वाला होता है क्रय मूल्य। और दोस्तों लाभ और हानि पर भी मैंने वीडियो बना रखे हैं, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहां से आप देख सकते हैं। तो ये तो हो जाएगा क्रय मूल्य। और एक की वृद्धि हुई तो विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा 11। यहां पर 10% की हानि, तो नीचे वाला क्या होता है 10 तो हो जाएगा क्रय मूल्य, हानि हुई तो 9 हो जाएगा विक्रय मूल्य। अब देखो दोस्तों ये तो है क्रय मूल्य सीपी कॉस्ट प्राइस, और यह है सेलिंग प्राइस विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य क्या है, समान है, तो इन दोनों को समान बनाना पड़ेगा। तो समान कैसे बनाएंगे, ऊपर वाले को तो गुणा कर देंगे 9 से, नीचे वाले गुणा कर देंगे 11 से, तो ये कितना हो जाएगा 99, ये 99, ये हो जाएगा समान। अब जब इसको 9 से गुणा किया तो इसको भी 9 से गुणा करेंगे, 10 गुणा 9 कितना हो जाएगा 90। जब इसको 11 से गुणा किया तो इसको भी 11 से गुणा करो तो हो जाएगा 110। इसका क्रय मूल्य बन गया 90, इसका बन गया 110। तो दोनों का क्रय मूल्य का अंतर कितने है 20 का। तो क्रय मूल्य में अंतर किस संख्या के गुणांक में होगा, किसका है 20, यानी वो किसका गुणांक होगा 20 का गुणांक होगा। अगला प्रश्न है डिस्काउंट से संबंधित। यदि किसी वस्तु का लागत मूल्य का मतलब होता है क्रय मूल्य, उस पर अंकित खुदरा मूल्य का मतलब होता है मार्केट प्राइस या अंकित मूल्य जिसे बोलते हैं ना, जो किसी वस्तु के ऊपर लिखा हुआ होता है खुदरा मूल्य या अंकित मूल्य का 2/5 है, यानी किसी वस्तु का लागत मूल्य उसके अंकित मूल्य का 2/5 है। यदि उसे 10% की छूट पर बेचा जाता है तो कितना लाभ होगा। तो दोस्तों सबसे पहले हम इस कॉन्सेप्ट को सीखते हैं। जैसे अगर आपको ये दे रखा है कि ए का मान बी का 2/3 है, ए का मान बी का 2/3 है, तो आप इसको ऐसे लिखोगे, ए की वैल्यू है वो बी की 2/3 है। तो इसमें ए का मान कौन सा होगा, बी का कौन सा होगा। दोस्तों ये जो नजदीक वाला होता है ना ऐसे, ये तो होगा बी का मान, और ए का मान होता है ये ऊपर वाला। ए का मान तो होगा ऊपर वाला और बी का मान होगा ये नीचे वाला। तो यहां पर ए की तो वैल्यू होगी 2 और बी की वैल्यू होगी 3। लागत मूल्य अंकित मूल्य का 2/5 है, तो किसी वस्तु का जो लागत मूल्य वो क्या है, अंकित मूल्य का 2/5 है। तो लागत मूल्य तो हो जाएगा ऊपर वाला, अंकित मूल्य हो जाएगा ये। तो लागत मूल्य का मतलब होता है क्रय मूल्य, क्रय मूल्य तो हो जाएगा 2, और अंकित मूल्य जिसके ऊपर हमें डिस्काउंट मिलता है वो कितना हो जाएगा 5। उसे 10% की छूट पे बेचा जाता है। दोस्तों 10% की क्या देगी छूट, डिस्काउंट। और डिस्काउंट हमेशा किस पर दिया जाता है, अंकित मूल्य पर। जो वस्तु के ऊपर रेट लिखी होती है उसी के ऊपर डिस्काउंट दिया जाता है। तो इसके ऊपर रेट कितनी है 5, इसके ऊपर क्या 10% की छूट दी। तो 10% की छूट थी तो कितने में बेची 90 में बेच दी, 90%। तो 0 9 गुना 45 4.5, यानी 5 रुपए की चीज है वो कितने में बेच रहा है, विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा 4.5। 5 रुपए की चीज है वो 10% डिस्काउंट के बाद में 4.5 रुपए में बेच रहा है। तो ये तो इसकी लागत होगी, और ये क्या होगा विक्रय मूल्य। तो कितना प्रतिशत आएगा यहाँ पर, कितना प्रतिशत लाभ होगा। इस प्रश्न में प्रतिशत पूछा था, तो कितना प्रतिशत लाभ होगा। 2 रुपए की चीज बेच रहा है 4.5 में, लाभ कितने का होगा 2.5 रुपए का। और लेकिन प्रतिशत में पूछा है, लाभ प्रतिशत बराबर होता लाभ बटे क्रय मूल्य गुना 100। तो देखो यहाँ पर डेसिमल हटाओगे तो नीचे 0 लगा दोगे, तो 5 और 125%, तो इसको कुल 125% का लाभ होगा। अगला प्रश्न भी डिस्काउंट पर आधारित है। एक साइकिल विक्रेता साइकिल के अंकित मूल्य पर 10% की छूट देता है। डिस्काउंट हमेशा अंकित मूल्य पर ही मिलता है, फिर भी 26% का लाभ होता है। यानी दुकानदार वो 10% का डिस्काउंट देता है, डिस्काउंट देने के बाद में भी 26% का लाभ होता है। यदि अंकित मूल्य 840 रुपये है तो साइकिल का क्रय मूल्य ज्ञात करें। दोस्तों सबसे पहले हमें अंकित मूल्य दे रखा 840 रुपये,
यानी उस साइकिल का मूल्य कितना है 840, उसके ऊपर लिख रखा है। और कितने का क्या 10% का डिस्काउंट दिया, 10% का डिस्काउंट दिया तो 90% में उसको बेच दी। तो 0 से 0 तो कितना हो जाएगा 36, 3 और 56, यानी 840 रुपये क्या है अंकित मूल्य उसके ऊपर लिखा हुआ है, इसको बेचा कितने में 756 रुपये में। ये क्या हो जाएगा विक्रय मूल्य। इसको 756 रुपये में बेच दिया, फिर भी 26% का लाभ होता है। 756 रुपये में बेचने के बाद भी क्या होता है 26% का लाभ। तो उसका क्रय मूल्य ज्ञात करें। तो 756 और लाभ होता है तो इसमें जोड़ देंगे 126 गुणा 100। अब ये फॉर्मूला कहाँ से आया दोस्तों, ये मैंने वीडियो में बता रखा है। ये बेसिक चीजें हैं कि क्रय मूल्य विक्रय मूल्य कैसे निकालते हैं। तो 756 बटे 126 गुणा 100, 6 से काटेंगे तो 21, 6 से काटेंगे तो 12 और 36, 6 126, 21 से काटेंगे तो 6, 6 गुणा 100 हो जाएगा 600 रुपये। तो साइकिल का क्रय मूल्य कितना होगा 600 रुपये। अगला प्रश्न है ट्रेन पर आधारित। समान लंबाई की दो ट्रेनें समांतर लाइनों पर एक ही दिशा में क्रमशः 46 किलोमीटर प्रति घंटा और 36 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल रही हैं। दोस्तों समान लंबाई की दो ट्रेनें हैं और समान दिशा में चल रही हैं। तो दोस्तों मैंने इसके ऊपर भी वीडियो बना रखा है कि जब दो, इसको बोलते हैं सापेक्ष गति, रिलेटिव मोशन। जब दो ऑब्जेक्ट सेम डायरेक्शन में चलते हैं तो उनकी गति माइनस होती है, और जब सेम ऑब्जेक्ट विपरीत डायरेक्शन में चलते हैं तो प्लस करते हैं। यानी समान दिशा में चलेंगे तब उनकी चालों को घटा देंगे, और जब विपरीत दिशा में चलेंगी तब प्लस करते हैं। तो ये एक तो चल रही है 46 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से, दूसरी चल रही है 36 किलोमीटर प्रति घंटे की। इनकी लंबाई भी समान है, इसकी लंबाई L है तो इसकी लंबाई भी क्या होगी L होगी। समान दिशा में चल रही हैं। तेज चलने वाली ट्रेन धीमी ट्रेन से 36 सेकंड में आगे निकल जाती है। 36 सेकंड में आगे निकल जाती है, इसका मतलब क्या है कि ये इसको पार कर देती है। और जब दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे को पार करते हैं तो उनकी कुल लंबाई क्या हो जाएगी, दोनों की लंबाई को जोड़ देंगे। यहां पर क्या है दो ट्रेन है तो इनकी कुल लंबाई कितनी हो जाएगी 2L। और दोस्तों फॉर्मूला होता है चाल बराबर दूरी बटे समय, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो यहां पर डिस्टेंस कितनी हो जाएगी L, दूरी इसकी L इसकी 2L बटे में टाइम, टाइम कितना है 36 बराबर स्पीड। तो देखो दोस्तों स्पीड कितनी हो जाएगी, ये चल रही है 46 की स्पीड से, ये 36 की स्पीड से, और समान दिशा में चल रही है, एक ही दिशा में। जब समान दिशा में चलते हैं तब माइनस आएगा। क्यों आएगा ये मैंने वीडियो में बता रखा है, वहां आप देख सकते हैं। तो 46 में से माइनस करेंगे 10 तो कितना हो जाएगा 36। अब ये किस में आएगी किलोमीटर प्रति घंटा में, यहाँ पर क्या है सेकंड में। तो अब क्या करेंगे यूनिट को सेम रखेंगे। तो जब किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदलते हैं तो 5/18 से गुणा करते हैं। 18 से काटेंगे तो 2, 2 से ऊपर काट देंगे 2, तो L बराबर हो जाएगा 50 मीटर। आपसे क्या पूछा है प्रत्येक ट्रेन की लंबाई, तो प्रत्येक ट्रेन की लंबाई कितनी L, और L बराबर कितना हो गया 50 मीटर। ये इसका आंसर हो गया। अगला प्रश्न है समय चाल और दूरी से। एक कार ड्राइवर बेंगलोर से प्रातः 8:30 बजे चलकर वहां से 300 किलोमीटर दूर स्थान पर दोपहर 12:30 बजे पहुंचना चाहता है। दोस्तों एक कार ड्राइवर है तो वो बेंगलोर से किसी दूसरी जगह जाता है जो क्या है 300 किलोमीटर की दूरी पर है। तो 8:30 बजे चलकर वहां 300 किलोमीटर दूर स्थान पर 12:30 बजे जाना चाहता है। यानी कि वो घर से चलता है 8:30 बजे और पहुंचना चाहता है 12:30 बजे, यानी वो 4 घंटे में वहां से यहाँ बेंगलोर से इस स्थान पर पहुंचना चाहता है। दूरी कितनी है 300 किलोमीटर। प्रातः 10:30 बजे वह देखता है कि उसने 40% दूरी तय की है। यानी वो घर पे कितने बजे चला 8:30 बजे, और कब देखता है 10:30 बजे, यानी 2 घंटे में उसने 2 घंटे में कितनी दूरी तय की 40%। टोटल दूरी कितनी है 300 किलोमीटर। 300 का 40% होता है 120 किलोमीटर। प्रतिशत कैसे निकालते हैं मैंने बता रखा है। 300 का 40% होगा 120 किलोमीटर। तो इसकी स्पीड कितनी हो जाएगी, चाल बराबर दूरी बटे समय 120/2 यानी 60 किलोमीटर प्रति घंटा। यानी कि पहले 2 घंटे वो 60 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चला, 40 किलोमीटर दूरी तय की। निर्धारित समय पर पहुंचने से कार की गति कितनी बढ़ानी चाहिए। अभी दोस्तों उसको निर्धारित समय पर पहुंचना है, यानी उसको 12:30 बजे ही पहुंचना है, और समय क्या हो चुका है 10:30। अब उसको 2 घंटे में कितनी दूरी तय करनी है, यानी 40% दूरी 120। 300 में से 120 किलोमीटर दूरी तय कर चुका है, तो बची कितनी, बची 180 किलोमीटर।
यानी अभी उसको 180 किलोमीटर और चलना है। और कितने समय में चलना है? 2 घंटे में। क्यों? क्योंकि उसको 12:30 बजे पहुंचना है और टाइम क्या हो गया? 10:30। तो यानी 2 घंटे में उसको 180 किलोमीटर जाना है। तो स्पीड क्या होनी चाहिए? 90 किलोमीटर प्रति घंटा। 90 किलोमीटर प्रति घंटा। प्रश्न हमसे पूछा क्या है? निर्धारित समय पर पहुंचने के लिए उसे कार की गति कितनी बढ़ानी चाहिए? पहले गति कितनी थी? 60 किलोमीटर प्रति घंटा। अब गति कितनी है? 90 किलोमीटर प्रति घंटा। तो उसने कितनी स्पीड बढ़ाई? 30 किलोमीटर प्रति घंटा। तो दोस्तों इसका आंसर था 30 किलोमीटर प्रति घंटा। दोस्तों 2016 में जो पेपर आया था उसका जो मैथ है वो अच्छे लेवल का था। आप देख सकते हैं सारे प्रश्न ये अच्छे लेवल के हैं। ये बेसिक प्रश्न नहीं है, ये अच्छे लेवल के प्रश्न हैं। अगला प्रश्न है साधारण ब्याज से। प्रकाश 20,000 रुपये में से कुछ राशि 8% साधारण वार्षिक ब्याज दर पर और शेष राशि 4/3% की साधारण ब्याज दर पर उधार देता है। दोस्तों एक आदमी है, उसके पास में कितने रुपए हैं? 20,000 रुपये। 20,000 रुपये का कुछ भाग कितना हमें नहीं दे रखा, इसमें से कुछ रुपए 8% की दर पर और शेष राशि 4/3% की साधारण ब्याज की दर पर उधार देता है। अब इसमें से कितना कितना देता हमें पता नहीं, बस हमें दर दे रखी है। वर्ष के अंत में उसे 800 रुपये की आय अर्जित होती है, यानी वर्ष के अंत में उसे कुल 800 रुपये ब्याज के रूप में मिलते हैं। तो 8% ब्याज दर पर उधार दी गई राशि ज्ञात करें। दोस्तों ये प्रश्न वो है तो साधारण ब्याज का, लेकिन सोल्व किससे होगा? एलिगेशन से। एलिगेशन का मतलब क्या होता है? मिश्रण। दोस्तों जब दो चीजों को मिलाकर एक बनाई जाती है या फिर एक चीज के 2 भाग किए जाते हैं, 3 भाग किए जाते हैं, तो ऐसे प्रश्नों को आप एलिगेशन ट्रिक से सोल्व कर सकते हैं। इसके ऊपर भी मैंने वीडियो बना रखा है, आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं एलिगेशन से प्रश्नों को कैसे सोल्व करते हैं। इसको आप बेसिक से करोगे तो बहुत ज्यादा टाइम लगेगा, काफी कंफ्यूजिंग हो जाता है। इसको हम शॉर्ट ट्रिक से सोल्व करेंगे। देखो टोटल रुपये कितने हैं? 20,000 रुपये। इसके 2 हिस्से कर दिए। एक हिस्से को बेचा है 8% पर और दूसरे को बेचा है 4/3% पर। अब कैसे सोल्व करेंगे इसको? सबसे पहले 8%, तो 20,000 का 8% निकाल लो, कितना हो जाएगा? 1600। और 20,000 का 4/3% निकाल लो तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 800/3। या आप इसका प्रतिशत निकाल लो और यहां पर क्या आएगा? यहां पर वो वैल्यू आती है जो बीच की है, यानी 800 रुपये। यहां पर आएगा 800 रुपये। अब यहां पर आ जाएगी 20 वाली वैल्यू, औसत वैल्यू, यानी उसे इन दोनों से मिलाकर कुल कितना प्राप्त हुआ? 800 रुपये। ये वो आ जाएगा बीच में। अब क्या करेंगे? अब ये इसमें से माइनस करेंगे, ऐसे क्रॉस माइनस करते हैं। 1600 में से माइनस कर देंगे 800 तो कितना बचेगा? 800। इधर 800 में से माइनस कर देंगे 800/3 तो यहां पर क्या आ जाएगा? 1600/3। ये दोस्तों आपको बेसिक चीजें हैं, जोड़ना घटाना कैसे करते हैं ये आपको आनी चाहिए। तो यहां से तो मैं यहां पर लिखता हूं, तो यहां तो आ गया 1600/3, यहां आ गया 800। तो अब इसको काट देंगे, इसको काटेंगे तो 2/3:1। तो अनुपात कितना हो जाएगा? 2:3। ये कुल अनुपात कितना हो जाएगा? 2:3। तो ये 2 कौन सा है? 8% वाला। 3 कौन सा है? 4/3% वाला। तो ये जो पैसा है वो 2x और 3x मान लो, टोटल कितना हो जाएगा? 5x। कुल पैसा कितना है? 5x। 5x बराबर क्या है? 20,000। 5x बराबर है 20,000 रुपये। तो x बराबर हो जाएगा 20,000/5 यानी 4,000 रुपये। x बराबर है 4,000, तो 2x बराबर कितना हो जाएगा? 8,000 रुपये। ये दोस्तों इसकी शॉर्ट ट्रिक है। अगर आप इसको बेसिक से करना चाहो तो आप बेसिक से भी कर सकते हो, लेकिन वो भी काफी कंफ्यूजिंग हो जाएगा। उसमें क्या है? आपको x मानना पड़ेगा कि कुछ राशि 8%, तो माना 8% पे वो x रुपये देता है। फिर शेष राशि यानी 20,000 माइनस x वो 4/3 पर देता है। फिर आपको क्या है? उसका प्लस कितना हो जाएगा? 800 रुपये। तो वहां पर x मानकर निकालना पड़ेगा। ये वाली ट्रिक अगर आप सीख लेते हो तो बहुत ईजी है। हो सकता है आप पहली बार देख रहे हो तो थोड़ी सी टफ लगेगी, 1-2 बार ट्राई करोगे तो समझ में आ जाएगा। ए किसी काम का 7/10वां भाग 15 दिन में पूरा करता है। ए कोई आदमी है, वो किसी काम का 7/10 भाग 15 दिन में करता है। उसके पश्चात बी की सहायता से शेष काम, यानी कितना काम है? 7/10। तो देखो टोटल काम तो कितना है? 10। और उसका कितना भाग किया? 7 भाग किया। ये 15 दिन में किया। अब बचा कितना? 3/10। अब बचा है 3/10 भाग बचा है। ये बी की सहायता से मतलब क्या हो गया? ए और बी दोनों ने मिलकर शेष काम को 4 दिन में पूरा किया। तो बी अकेला उस पूरे काम को कितने दिन में करेगा?
तो दोस्तों सबसे पहले हम निकालेंगे कि ए इस पूरे काम को कितने दिन में करेगा। ए है वो 7/10 भाग करता है 15 दिन में। तो कंप्लीट काम कितने दिन में करेगा। दोस्तों मैं आपको बोलूं कि कोई आदमी है वो आधा काम करता है 5 दिन में, तो पूरा काम कितने दिन में करेगा। जब आधा करता है 5 में तो पूरा करेगा 10 में। क्यों करेगा, क्योंकि जब भी आपको पूरा काम निकालना होता है ना सिंगल, तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, नीचे वाला चला जाएगा ऊपर और ऊपर वाला आ जाएगा नीचे। तो यहां पर भी क्या होगा, नीचे वाला जाएगा ऊपर और ऊपर वाला आएगा नीचे, तो यहां पर हो जाएगा 10/7, ये उल्टा हो जाएगा। तो ए है वो इस काम को करेगा 150/7 दिन में। ए है वो इस काम को पूरा करेगा 150/7 दिन में। फिर दे रखा बी की सहायता से शेष काम कितना है 3/10, 3/10 भाग कितने दिन में करते हैं 4 दिन में। कौन कौन, ए और बी, यहां पर ए और बी दोनों मिलकर। तो ये 3/10 भाग करते हैं, तो कंप्लीट काम कितने दिन में करेंगे। कंप्लीट काम करेंगे, इसको उल्टा कर देंगे, 10 जाएगा ऊपर 3 जाएगा नीचे, यानी 40/3। अब क्या देखो दोस्तों, जैसे हम समय और कार्य के प्रश्नों को सोल्व करते हैं वैसे ही करना है। सबसे पहले क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम हो जाएगा 600। तो इनकी क्षमता निकालेंगे तो 600 में भाग देंगे 150 का 4, तो 7 × 4 28। समय और कार्य का आपको ये ट्रिक पता होगा कैसे निकालते हैं। और 600 में भाग देंगे 40 का तो 15 45, ये कैसे निकालते हैं, ये बेसिक तरीका बता रहा हूं मैं आपको। अब देखो ए और बी कितना काम करते हैं, 45 यूनिट काम करते हैं। ए और बी करते हैं 45 यूनिट, ए करता है 28, तो बी कितनी करेगा, 45 में से माइनस कितने 28, तो कितनी करेगा 17 यूनिट, 17 यूनिट। और कुल काम कितना है 600 यूनिट। तो हमसे क्या पूछा, बी कितने दिन में करेगा, बी करता है यहां पर आ जाएगा बी 17 यूनिट, एक दिन में करता है 17 यूनिट, टोटल कितनी है 600, तो कितने दिन में करेगा 600 में भाग देंगे 17 का, तो 17 × 51 बचा कितना 9 90, 17 5 85, 5/17, यानी 35 से 5/17 दिन में बी इस काम को पूरा करेगा। अगला प्रश्न है साधारण ब्याज व चक्रवृद्धि ब्याज को मिलाकर पूछा गया है। एक आदमी 3% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर राशि उधार लेता है, तत्काल उसे 6 माही दे। 6 माही दे का मतलब क्या होता है, 6 माह दे, यानी कि उसको 6 माह में भुगतान करना है। इसको बोलते हैं हाफ ईयरली, अर्धवार्षिक, यानी 6 माह में आपको उसका हिसाब करना पड़ेगा। 6 माही दे 5% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर उधार दे देता है। क्या कह रहा है दोस्तों, ध्यान से सुनो कि एक आदमी ने कुछ पैसा उधार लिया, किस पर लिया 3% की दर पर, और ब्याज क्या है साधारण ब्याज पर। उसने किसी से उधार लिया, उधार लेने के बाद में क्या किया, तत्काल उसे यानी उस धन को तत्काल चक्रवृद्धि ब्याज पर दे देता है। चक्रवृद्धि ब्याज 5% के चक्रवृद्धि ब्याज पर, और उसको दे राशि क्या है 6 माही, यानी 6 महीने में उसको देना पड़ेगा। इसको बोलते हैं चक्रवृद्धि ब्याज का भुगतान करना। तो 6 माही दे पर 5% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर उसे दे देता है। इस वजह से क्या होता है, वर्ष के अंत में उसे 330 रुपए का फायदा होता है। इसने लिया किस पर 3% पर, और दूसरे को बेच दिया 5% अर्धवार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर। अब इस वजह से क्या हुआ, उसको 330 रुपए का फायदा हो गया। तो उसके द्वारा ली गई राशि ज्ञात करें। इसको कैसे सोल्व करेंगे दोस्तों, देखो दोस्तों, उसने माना 100 यूनिट पैसे लिए, मूलधन क्या है 100 यूनिट। आप इसको 100x 100y 100z कुछ ही मान सकते हो, मैंने इसको मान लिया 100 यूनिट। अब 3% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर उसने उधार लिया, तो 3% का मतलब कितना होगा 3 यूनिट साधारण ब्याज, यानी उसे 3 यूनिट साधारण ब्याज देना पड़ेगा। लेकिन उसने क्या किया, ये 100 रुपये किसी आदमी को दे दिए। 6 माह मतलब होता है अर्धवार्षिक, तो 5% अर्धवार्षिक तरीके से। अर्धवार्षिक का मतलब क्या होता है दोस्तों, इस चक्रवृद्धि ब्याज पर है। अर्धवार्षिक का मतलब होता है कि हाफ ईयरली, तो 5 का आधा हो जाएगा 2, यानी 2.5। अब इसकी दर कितनी हो जाएगी, अर्धवार्षिक ब्याज के अंदर है दर वो आधी हो जाती है, तो यहाँ जो नई दर है वो है 2.5, और यहाँ पर समय क्या हो जाएगा डबल हो जाएगा। तो 1 वर्ष की जगह से क्या हो जाएगा, वर्ष के अंत में 1 वर्ष का हो जाएगा 2 वर्ष, तो 2.5 2 वर्ष के लिए। तो यहां से तो 3 यूनिट साधारण ब्याज मिला, तो यहां से ब्याज क्या मिलेगा 100 यूनिट के ऊपर 2 वर्ष के लिए 2.5% की दर से ब्याज क्या मिलेगा। तो इसकी शॉर्ट ट्रिक दोस्तों होती है x + y + xy × 100। ये कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने का फॉर्मूला होता है। x बराबर क्या है 2.5 प्लस y बराबर क्या है 2.5 प्लस 2.5 × 2.5/100। एक दो बार आप ट्राई करोगे तो आपको ये सब निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको डायरेक्ट आप इसको प्लस करके कर सकते हैं। तो यहाँ से तो हो जाएगा 2.5, ये तो हो जाएगा 5 प्लस ये हो जाएगा 0.0625, 25 × 25 होगा 625।
तो 5.0625 और यूनिट। अब दोस्तों ध्यान समझना, साधारण ब्याज कितना है 3 यूनिट और चक्रवृद्धि ब्याज क्या है 5.0625, यानी कि इसको देना तो कितना था 3 यूनिट, अब ये उसने प्राप्त किया दूसरे से कितना 5.0625। अब इनका अंतर कितने का होगा, सबसे पहले क्या करेंगे इनका अंतर निकालेंगे, इसमें से माइनस करें तो कितना बचेगा 2.0625 यूनिट, यानी उस आदमी को इतने रुपए का फायदा हो गया। और इसकी वैल्यू किसके बराबर है 330 रुपए के, तो इतनी यूनिट बराबर है 330, तो 1 यूनिट की वैल्यू निकालेंगे और फिर गुणा कर देंगे 100 से, क्योंकि हमें क्या निकालना है उधार ली गई राशि यानी मूलधन निकालना है, और मूलधन हमने कितना माना था 100 यूनिट। तो 1 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा, सबसे पहले क्या करेंगे 1 यूनिट की वैल्यू निकालेंगे 330 बटे 2.0625 गुणा 100, ये 100 क्या है 100 यूनिट की वैल्यू निकालेंगे। अब दशमलव के बाद में कितने अंक 4 अंक, तो 4 जीरो लगा देंगे, तो 25 से काटेंगे इधर 25 गुणा 4 100, 25 से काटेंगे तो 25 गुणा 8 200, फिर 25 दूनी 50 और ये 5, फिर इसको 11 से काटते 11 7 77 55, 11 से काटा तो 30, 15 से काटा तो 2, 15 गुणा 5 75, 5 से काटा तो इधर कितना हो जाएगा 200, 4 दूनी 8 8 दूनी 16, यानी इसको यहाँ पर एक जीरो रहेगी 16,000 रुपये, यानी उस आदमी ने कुल 16,000 रुपये ब्याज पर लिए थे। ये हो गया मूलधन। अब है लास्ट पर्सन, यदि 12.5% की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 510 रुपये है, तो उसी राशि पर उसी दर से उसी समय के लिए साधारण ब्याज ज्ञात करें। तो देखो दोस्तों आपको दे रखा 12.5% की दर से, तो 12.5% का मतलब होता है 1/8। ये प्रतिशत वाले वीडियो में मैंने बता दिया था। तो दोस्तों अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है ना, तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा प्रतिशत का, वहां से आप देख सकते हैं कि फ्रैक्शन को परसेंटेज में कैसे चेंज करते हैं, परसेंटेज को फ्रैक्शन में कैसे चेंज करते हैं और फिर इसको यूज कैसे करते हैं। 12.5% की दर से 1/8 होता है, 1/8 का मतलब ये तो हो जाएगा मूलधन, और ये क्या हो जाएगा ब्याज। मूलधन अगर 8 है तो ब्याज कितना हो जाएगा 1, 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज, तो यानी मूलधन क्या है 8, ब्याज कितने का 1 का, तो मिश्र धन हो जाएगा 9। ये तो होता है दोस्तों मूलधन और ये होता है मिश्र धन। चक्रवृद्धि ब्याज निकालने का शॉर्टकट है। पहले वर्ष, फिर दूसरे वर्ष के लिए क्या करेंगे सेम ऐसे लिख देंगे इसको, तो 8 गुणा 8 होता है 64 और 9 गुणा 9 81, यानी उसका मूलधन तो कितना है 64 यूनिट, 64 यूनिट एक्स आप कुछ भी मान सकते हो, और मिश्र धन क्या हो जाएगा 81, और इनका अंतर क्या होता है ब्याज। मिश्र धन में से माइनस कर देंगे मूलधन, तो हमेशा क्या आता है ब्याज, तो 81 में से माइनस कर देंगे 64, तो कितना आ जाएगा 17 यूनिट, ये क्या हो जाएगा ब्याज। अब यहाँ पर क्या दे रखा है चक्रवृद्धि ब्याज क्या है 510, क्या है 510, तो 17, ये यहाँ पर ब्याज क्या है 17 यूनिट, यानी हमें 17 यूनिट की वैल्यू दे रखी है, कितनी दे रखी है 510, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 510 में से माइनस कर देंगे 17, तो हो जाएगा 30 रुपये। 1 यूनिट की वैल्यू होगी 30 रुपये। तो हमसे क्या पूछा है साधारण ब्याज ज्ञात करें। मूलधन हमने माना था 64 यूनिट, तो देखो 1 यूनिट की वैल्यू है 30 रुपये, तो 64 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 64 गुना 3 तो 0 और 4 तो 12 18 1920, यानी मूलधन कितना है दोस्तों 1920 रुपये। अब हमारे पास में क्या आ गया मूलधन आ गया 1920 रुपये। हमसे क्या पूछा साधारण ब्याज पूछा, साधारण ब्याज बराबर होता है मूलधन गुना दर गुना समय बटे 100। इसके ऊपर भी मैंने वीडियो बना रखा है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहां से आप देख सकते हैं। उसी राशि पर उसी दर से उसी समय के लिए, तो देखो दर क्या है 12.5, समय क्या है 2 वर्ष, तो मूलधन बराबर होता मूलधन गुना दर 12.5 गुना समय बटे 100, और हमें क्या निकालना है ब्याज निकालना है। तो जब इसको सोल्व करेंगे 1 0 से 1 0 कैंसिल हो जाएगी, इसको दशमलव उठाएंगे तो 1 0, ये काटेंगे तो 50, 5 से काटेंगे 10 और ये 5 से काटेंगे तो 25, फिर 5 से काटेंगे तो ऊपर आ जाएगा 5, यह आ जाएगा 2, इधर काटेंगे तो 9 दूनी 18 1 और 6, यानी 96 गुना 5 3 और 480, यानी इसका जो साधारण ब्याज है क्या है 480 रुपये है। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू सो मच।